दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम सीखेंगे मोर ने बताया। मोर ने अपनी मोरनी से बताया जिस औरत के अंदर ये 4 गुण पाए जाते हैं, वो औरतें अपने घर को कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकाल सकती हैं। वह 4 गुण कौन है जो हर औरत में होने चाहिए? चलिए दोस्तों, जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। सभी मित्रों का हमारे कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करें। और दोस्तों से एक निवेदन है, अगर कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। मित्रों से निवेदन है कि वह कमेंट सेक्शन में एक ओके या थैंक्स या जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि उससे हम लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं, हमें आत्मबल मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान की 4 बहुएं थी। चारों बहुएं अमीर घर की थी और जो लास्ट में छोटी बहू थी वो गरीब घर की थी। वह हमेशा परेशान दुखी रहती थी, उसे घर में प्रताड़ित किया जाता था। वह एक दिन यही सोचकर रोते हुए रात में अपने घर से भागी चली जा रही थी। उसके घर के बाहर एक पेड़ पर मोर और मोरनी रहते थे। जब मोर और मोरनी ने इस औरत को रोज देखते थे और देख रहे रोती हुई घर से बाहर जा रही। मोर ने बोला, रुको बहना, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? घर छोड़कर तुम क्यों जा रही हो? मोरनी ने उस बहू को रोक लिया और पूछने लगे। वह बताई कि मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं होती है, लोग मुझे जो है ताने मारते हैं। मैं इससे अपनी ज़िंदगी से तंग आकर के अपने आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मोरनी ने कहा, अपने घर में इज्जत बढ़ाना ये तुम्हारे हाथ में है। आओ बहन, तुमको हम एक किस्सा सुनाते हैं, एक कहानी बताते हैं। उसके बाद इस कहानी को सुन लेना। अगर तुम्हें लगे कि नहीं तुम्हारा दोष है और तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है, तब तुम चले जाना। तब फिर मोर सुनाना शुरू करता है एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटे और तीनों बड़ी बहुएं तो साधारण बुद्धि की थी, लेकिन छोटी बहू जो है रानी बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बड़ा भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार उसके परिवार को देश निकाले की सज़ा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वह अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, इसके सिवाय अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण के। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती हैं। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। रानी ने जब रोटियों के लिए आटा गूंथा, तब आटे में 4 बहुमूल्य मणिक छिपा दिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई और राजा के सिपाहियों को दिखाई। सिपाहियों ने रोटियों ले जाने के लिए रानी ने रोटियां एक पोटली में बांध ली। अब वो रोटी ले जाने के लिए रानी ने सिपाहियों से दिखाकर आज्ञा ले और एक गठरी में उसे रोटियों को बांध लिया। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वह लोग एक नगर में पहुँचे। अब तक रात हो गई थी। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पी कर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर हैं वह सब दे दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जाए। पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मणिक
लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू कीजिए। रानी ने एक मणिक साहूकार को देते हुए कहा। साहूकार ने मणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। यह बहुत बहुमूल्य मणिक था। इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकेगा, उसने सोचा। वह मणिक लेकर सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे मणिक दिखाया। मणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। यह मणिक किसी तरह इससे हासिल करना होगा, उसने सोचा। जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब आवाभगत की और बोला, यह मणिक बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए मुझे घर से सोने की मुहरें मंगानी होगी। और नौकर को घर भेज दिया मुहरें लाने के लिए। अब वह साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे फूट से बुनी हुई थी और उस पर एक पतली गद्दी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। अब आप जब तक नौकर आता है इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत पानी भिजवाता हूँ, जौहरी साहूकार से बोला। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा और वह कुर्सी के धागे टूट गए और वह नीचे तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। माणिक उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो रानी को चिंता हुई। उसने दूसरा माणिक निकालकर अपने पति को दिया और बोली, आप यह माणिक लेकर जाइए। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो तो यह माणिक वापस ले आइएगा, वरना इस मणिक को बेचकर खाने पीने का सामान ले लीजिएगा। रानी का पति मणिक लेकर बाजार की तरफ चल दिया। वह भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब बाप बेटे दोनों तहखाने में कैद हो गए। जब रानी का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो रानी को बहुत चिंता हुई। अब मुझे ही कुछ पता लगाना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और पति कहाँ खो गए हैं। उसने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के लिए कपड़े खरीदे। अपने लिए उसने सिपाही की पोशाक खरीदी। धर्मशाला पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े परिवार वालों को दिए और वह कहकर कि वह ससुर और पति की खोज में जा रही है, वहाँ चल दी। उसने सिपाही का भेष बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंची। उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि उसे अपने सिपाहियों में रख लें। राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो सहर्ष उसे सिपाही की नौकरी दे दी। उसे महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिला। कुछ दिनों से पहले की पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। वह रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। उसके डर के मारे कोई सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। रानी ने राजा से पशुशाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र में नौजवान को मौत के मुंह में ढकेलने से मना कर दिया, लेकिन रानी के बहुत कहने पर आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो रानी उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने छुरी से अपने बाएं हाथ की अंगुली में घाव कर दिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद न आए। फिर पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से आहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की चार दीवारी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा पेड़ के नीचे आया, रानी दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसकी गर्दन काट गिराई।
मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार मिला तो वह दुर्गा से बहुत प्रसन्न हुआ, रानी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को बड़ी बहादुरी से मारा। जो चाहे इनाम मांग लो, वह बोला। राजा ने कहा, तुम बहुत बहादुरी का काम किए हो, जो इनाम मांगो आज तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की रक्षा का भार दे दे और मुझे यह स्वतंत्रता दे दे कि जब चोर को उसे जो भी पकड़ूं, जब चोर को मैं पकड़ूं तो उसे जो चाहे दंड दे दूं। ये हमें आप आदेश दे दीजिए, ये हमें छूट दे दीजिए। राजा को इस नौजवान की बहादुरी और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने रानी को नगर का कोतवाल बना दिया। अब रानी अपने पति और ससुर की खोज में निकली। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे। वह उस बहुमूल्य माणिक को लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे। उसने सोचा, मैं भी सबसे पहले वहीं जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जौहरी को जरूर मेरे पति व ससुर के बारे में पता होगा। रानी जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झटपट उसकी खातिरदारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, अहो भाग्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर माणिक जड़ा घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया माणिक दिखलवाइए। रानी जो कोतवाल के भेष में थी वह बोली। जौहरी ने उसे अनेक माणिक दिखाए पर दुर्गा को पर रानी को कुछ पसंद नहीं आया। वह सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो राजकुमारी के पद के अनुसार हो, रानी ने बोला। अब जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही माणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस माणिक को देखते ही रानी पहचान गई, यह वही माणिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों, पकड़ लो इसे, यह कोई जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। रानी ने आज्ञा दी। जल्दी बताओ, जिस साहूकार से तुमने यह माणिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और यह माणिक मेरा है, जौहरी बोला। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है, अपराधी को जो चाहे दंड दूँ। इतना कहकर रानी ने तलवार निकाल ली। अब जौहरी घबराया। लगता है कोतवाल को सब पता है। उसने सोचा। वह दुकान के बाहर भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। रानी दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया। तहखाने में साहूकार व उसका बेटा अधमरी हालात में पड़े थे। रानी सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन उसे कारागार में डलवा दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रानी के सामने रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद रानी ने अपना सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उसे बताया कि किस तरह उसने सिपाही का भेष अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर चमत्कृत हो गया। उसने न केवल रानी को क्षमा कर दिया बल्कि उस ससुर को नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दे दी। एक कहानी सुनाने के बाद मोर ने उस स्त्री से कहा, अपने अंदर ये आत्मबल लाओ, अपने खुद की योग्यता अपने परिवार के सामने दिखाओ, तुम्हारा भी घर में मान सम्मान बढ़ जाएगा। यह कहानी सुनने के बाद
वह स्त्री फिर वापस अपने घर लौट आती है। मोर मोरनी से कहता है, कैसे लोग हैं, कैसे परिवार हैं कि अपने ही परिवार को घर में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। क्यों लोग ऐसा करते हैं? मोर मोरनी यही आपस में बातें कर रहे थे कि आदमियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और हम पक्षियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मोर ने कहा, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उसे अच्छा संस्कार देंगे, मिलजुल कर रहना सिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो परिवार है, हर एक परिवार हमारे घर का सदस्य होता है। तो इसलिए हमें भी अपने परिवार के साथ कभी भी दो व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। अमीरी और गरीबी हमारे ही जीवन की दो पहलू हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारे एक कहानी को हर एक घर तक पहुंचा दे, हर एक परिवार तक पहुंचा दे, जिससे सबके अंदर ये चालाकी और ये गुण आ जाएं, वो भी अपने घर में मान सम्मान पाए। फिर मिलते हैं नई कहानी में, नई वीडियो।